नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिता। आज इस बुलेटिन में बात होगी प्रधान के इस्तीफे पर मोदी सरकार को मिले अल्टीमेटम की, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में हुए पीएम के करीबी के इस्तीफे की, देखेंगे बतौर नेता प्रतिपक्ष क्या रहा राहुल गांधी का रिपोर्ट कार्ड, कैसे उद्धव ठाकरे की पार्टी को खत्म करने की रची जा रही साजिश, जानेंगे एनसीईआरटी किताबों में हुए बदलाव पर क्यों छिड़ा विवाद, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी का बड़ा ऐलान, कहा राज्य में लागू होगा यूसीसी, तेजी से चल रही तैयारी। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी का वायनाड दौरा, कई विकास कार्यों का किया उद्घाटन, एलडीएफ पर बोला हमला, कहा पिछली सरकार ने कई परियोजनाएं रोक दी गई थी, हमें पूरी उम्मीद है कि हम बहुत काम कर पाएंगे। सीबीएसई का बड़ा फैसला, कहा 7वीं 9वीं तक के छात्रों पर अभी नहीं लागू होगी नई भाषा नीति, 10वीं तक पुराने नियम ही रहेंगे लागू। पुणे केतन अग्रवाल केस, सीएम देवेंद्र फडणवीस से केतन के पिता विशाल अग्रवाल ने की मुलाकात, सीएम ने इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने का दिया आश्वासन। अपने अगले पड़ाव पर पहुंचा फीफा कप 2026 के ग्रुप चरण का रोमांच, आज खेले जाएंगे ग्रुप जी, एच और आई के आखिरी मुकाबले, फ्रांस नॉर्वे की टक्कर में ग्रुप विजेता का होगा फैसला। ये तो थी सुर्खियां, अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का ये जन्मदिन इस बार उन पर भारी पड़ गया, खासतौर पर जब खुद प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी तारीफ कर दी तो विपक्ष का गुस्सा फूट पड़ा। कांग्रेस ने शिक्षा मंत्री को तो घेरा ही, साथ ही पीएम मोदी पर भी जमकर हमला बोला। वहीं सीजेपी की तरफ से शिक्षा मंत्री को इस्तीफे के लिए अल्टीमेटम दे दिया गया है, जिसके बाद सरकार पर दबाव और बढ़ता दिखाई दे रहा है। तो क्या इस्तीफा देंगे प्रधान, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। पिछले कुछ महीनों से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे मांगे जा रहे हैं। देश के लगभग हर कोने में ऐसी ही गूंज है, लेकिन मोदी सरकार देश के युवाओं की मांग मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में पहले ही जनता के बीच सरकार के खिलाफ नाराजगी देखी जा रही है, और अब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के जन्मदिन के मौके पर जब पीएम मोदी ने उनकी तारीफ की तो कांग्रेस भड़क गई। पार्टी ने देश के युवाओं के प्रति सरकार की संवेदनशीलता को उजागर करते हुए पीएम मोदी को घेरा है। दरअसल पीएम मोदी ने शिक्षा मंत्री को जन्मदिन की बधाई देते हुए एक्स पर पोस्ट किया, केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी को जन्मदिन की बधाई। वे राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने की दिशा में सराहनीय प्रयास कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य भारत को ज्ञान, शिक्षा और नवाचार का केंद्र बनाना है। उनके लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं। इधर देश भर के छात्र इतने दिनों से प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी की तरफ से नाराज छात्रों को इस बात का भरोसा नहीं दिलाया गया कि सरकार उनके हकों की रक्षा करेगी। और अब जिस तरह वो प्रधान के फैसलों की बड़ाई कर रहे हैं, उस पर वो खुद बुरी तरह घिर गए हैं। उनके इस ट्वीट को शेयर करते हुए कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने उन सभी बच्चों का नाम साझा किया है जिन्होंने पेपर लीक के चलते अपनी ही जान ले ली। उन पीड़ित बच्चों की तरफ से एक्स पर लेटर लिखते हुए खेड़ा ने पोस्ट किया, प्रिय धर्मेंद्र अंकल, जन्मदिन की शुभकामनाएं। आप आज 57 वर्ष के हो गए, हम आपकी आधी उम्र भी नहीं पा सके। तुम्हारा दिवंगत ऋतिक मिश्रा, स्वर्गीय अंशिका पांडे, दिवंगत भाग्यश्री, स्वर्गीय उमेश माली, दिवंगत रिया थापा, स्वर्गीय अनुकीर्तन, दिवंगत रीमा बेगम, दिवंगत सिद्धार्थ हेगड़े, स्वर्गीय प्रदीप मेघवाल, स्वर्गीय शिवानी यादव, स्वर्गीय रेणु मीना, दिवंगत आकांक्षा, स्वर्गीय काहन पटेल, दिवंगत मैथिली सोनवणे। वहीं कांग्रेस जनता पार्टी ने तो मोदी का इस्तीफा ही मांग लिया। उसका कहना है कि प्रधानमंत्री जी इस्तीफा लेने के बजाय शाबाशी दे रहे हैं, आप बड़ाई कर रहे हैं, इसका मतलब छात्रों के भविष्य की चिंता आपको नहीं है। अब आपको खुद प्रधानमंत्री पद छोड़ देना चाहिए। इससे पहले कांग्रेस जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके ने धर्मेंद्र प्रधान को अल्टीमेटम देते हुए कहा था कि अगर 27 जून तक इस्तीफा नहीं हुआ तो ये आंदोलन और भी बड़ा रूप ले लेगा। उन्होंने बताया कि सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक 28 जून से जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन अनशन शुरू कर देंगे। इस आंदोलन को किसानों से लेकर शिक्षकों तक सबका समर्थन मिल रहा है। यही वजह है कि अब सरकार पर भी दबाव बढ़ता जा रहा है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर मोदी सरकार पर दबाव बढ़ता नजर आ रहा है, तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में 2 इस्तीफे की भी खबर आ रही है। पहले तो विपक्ष के दबाव में सरकार ने एसआईटी का गठन किया, जांच के बाद 8 लोगों पर एफआईआर की गई और उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया, लेकिन अब इसमें खुद बीजेपी फंसती हुई दिखाई दे रही है। तो कैसे राम मंदिर से चढ़ावा चोरी के मामले में बढ़ रही है बीजेपी की मुश्किलें, जानेंगे रिपोर्ट में। अयोध्या के राम मंदिर में भक्तों की तरफ से चढ़ाए गए चढ़ावे में लूट को लेकर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। विपक्ष के लगातार हमलों के बाद बीजेपी सरकार की तरफ से एसआईटी गठित की गई, जिससे मामले की जांच हुई और कई बड़े खुलासे भी हुए। और अब
चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठने के बाद 8 लोगों पर एफआईआर हुई है। पुलिस ने उनसे पूछताछ की, कोर्ट के आगे उन्हें पेश किया गया और अब सभी आरोपियों को 3 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जिन पर एक्शन लिया गया उनमें मंदिर व्यवस्था से जुड़े राम शंकर यादव टिन्नू का नाम शामिल है, जो मंदिर ट्रस्ट के सचिव चंपत राय के ड्राइवर थे। इसके अलावा ट्रस्ट कर्मी अनुकल्प मिश्र, इनका बहनोई लवकुश मिश्र, टिन्नू का भतीजा मनीष यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्र, अविनाश शुक्ल और रिटायर्ड बैंक कर्मी सुभाष श्रीवास्तव भी शामिल हैं। वहीं इस मामले में शुरू से ही विवादों में रहे मंदिर के ट्रस्टी चंपत राय का नाम शामिल नहीं है। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या चंपत राय को जानबूझकर बचाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अगर चंपत के सहारे राम मंदिर का चढ़ावा चंपत करने वाला टिन्नू एसआईटी के हत्थे चढ़ सकता है, तो चंपत पर कार्रवाई करने से एसआईटी को कौन रोक रहा है। इस बीच ये खुलासा भी हुआ कि मंदिर की तरफ से चढ़ावे को लेकर जो ऑडिट कराया गया था उसमें पिछले 3 साल से चोरी की बातें हो रही थी, लेकिन मंदिर ट्रस्ट ने इस पर ध्यान नहीं दिया। इसे लेकर अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि ये सब साजिश है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि जनता कह रही है कि पहले एसआईटी के बहाने सारे सबूत साफ कर दिए गए होंगे और ये निश्चित कर लिया गया होगा कि किन बड़ी मछलियों को बचाना है और किसको फंसाना है। उसके बाद एफआईआर हो रही है। लगता है एसआईटी को पहले रिपोर्ट बनाकर दे दी गई होगी और उसके हिसाब से जांच की गई होगी, मतलब निष्कर्ष पहले ही निकाल लिया गया होगा। वहीं शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती ने भी यही दावा किया है कि सभी मुख्य आरोपी तो बाहर है। इस बीच खबर यह भी आ रही है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफे की ये खबर ऐसे वक्त में सामने आई जब एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर पहली एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। ये 8 लोगों पर दर्ज हुई है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि चंपत राय अब डर में है कि कहीं उन पर भी एक्शन ना हो जाए और इसीलिए उन्होंने एहतियात के तौर पर पहले ही अपना रास्ता नाप लिया है। लेकिन उनकी मुश्किलें इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने चंपत राय पर सख्त एक्शन लेने और जांच कराने की मांग की है। तो साफ है कि चंपत राय भी आने वाले वक्त में बुरी तरह घिरने वाले हैं। राम मंदिर मामले में घटनाक्रम तेजी से बदलता दिखाई दे रहा है और विपक्ष के हमलों ने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। इस बीच लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक ऐसा कदम उठाया है जिससे सरकार पर जनता के प्रति जवाबदेही का दबाव बढ़ता नजर आ रहा है। दरअसल राहुल गांधी ने अपना 2 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश कर दिया, जिसमें उन्होंने उन सभी मुद्दों का जिक्र किया जिन्हें अब तक वो उठाते रहे हैं। तो क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, देखिए रिपोर्ट में। अभी हाल ही में मोदी सरकार ने अपने 12 साल पूरे होने पर जश्न मनाया था। कई कार्यक्रम आयोजित किए थे और पीएम मोदी के नेतृत्व में शुरू हुई तमाम परियोजनाओं का बखान किया था। उस वक्त विपक्ष की तरफ से कई सवाल उठाए गए थे, जैसे 12 सालों में पीएम मोदी ने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और भी कई सारे सवाल। लेकिन विपक्ष के एक भी सवालों का जवाब सरकार की तरफ से आज तक नहीं दिया गया। वहीं अब 26 जून को बतौर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को 2 साल पूरे हो गए हैं, जिस पर राहुल गांधी ने खुद ही अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने पेश कर दिया। उन्होंने बाकायदा 5 पन्नों का न्यूज़लेटर जारी किया है, जिसमें उन्होंने 2 साल में किए गए अपने एक-एक काम का पूरा लेखा जोखा दिया है। इस दौरान उन्होंने सफर लंबा है पर संकल्प वही कहते हुए हर भारतीय की आवाज उठाने का संकल्प दोहराया। नीट, वोट चोरी और संविधान की रक्षा जैसे मुद्दों पर उन्होंने लगातार संघर्ष करने का ऐलान भी किया है। राहुल ने एक्स पर पोस्ट किया कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में आज 2 साल पूरे हो गए। इन 2 सालों का हर दिन एक ही काम रहा, हर भारतीय की आवाज को सत्ता तक पहुंचाना। नीट के छात्रों की लड़ाई हो, वोट चोरी का पर्दाफाश हो या संविधान की रक्षा, हर मोर्चे पर आपके साथ खड़ा रहा, आज भी हूँ, हमेशा रहूंगा। सड़क से संसद तक आपका भरोसा ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। सफर लंबा है पर संकल्प वही, आपके लिए लड़ाई लड़ता रहूंगा। वहीं अब राहुल गांधी के इस तेवर से मोदी सरकार घिरी हुई दिखाई दे रही है। जैसा आप जानते हैं कि राहुल गांधी सड़क से लेकर संसद तक मोदी सरकार की खामियों को उजागर करते हैं, सरकार की गलत नीतियों पर हमलावर दिखाई देते हैं, चाहे पेपर लीक का मुद्दा हो या बढ़ती महंगाई हो या फिर युवाओं में बेरोजगारी। हर मुद्दे पर राहुल गांधी बेहद मुखरता के साथ अपनी बात रखते हैं और जनता के बीच जाकर उनकी परेशानियों को भी सुनते हैं। और अब जिस तरह राहुल गांधी ने संघर्ष जारी रखने की बात कही है, उसे लेकर मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ना तय माना जा रहा है। राहुल गांधी के इस कदम ने मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। वैसे मुश्किल में तो इस वक्त उद्धव ठाकरे भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनकी पार्टी टूट के कगार पर पहुंच गई है। आप जानते हैं कि शिवसेना यूबीटी के 6 सांसदों ने पाला बदल लिया है और अब पार्टी विधायकों में भी बगावत की आशंका जताई जा रही है और आरोप शिंदे गुट पर लग रहे हैं। तो क्या है पूरी खबर जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर 3.0 शुरू हो गया है।
खबरें हैं कि शिवसेना यूबीटी के 20 में से 14 विधायकों ने डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे से मुलाकात की है। ये सीक्रेट मीटिंग पिछले 1-2 दिनों में किसी अज्ञात जगह पर हुई। कहा जा रहा है कि 25 जून की शाम एमवीए की समन्वय बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में 60 विधायकों और विधान परिषद सदस्यों को आना था, लेकिन सिर्फ 37 नेता ही इस मीटिंग में पहुंचे। बाकी 23 विधायकों की गैर मौजूदगी ने गठबंधन पर सवाल खड़े कर दिए। बैठक में उद्धव ठाकरे ने अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर की और एक बार फिर बीजेपी पर अपनी पार्टी को तोड़ने का आरोप लगाया। तो वहीं शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा कि परिसीमन बिल को मंजूरी मिलनी है, इसलिए सांसदों की कीमत बढ़ गई है। सभी ने पैसे के लिए खुद की बोली लगवाई है। विपक्ष के इन आरोपों के बावजूद हकीकत ये है कि शिंदे गुट लगातार उद्धव कैंप में सेंधमारी कर रहा है। अब 14 विधायकों की सीक्रेट मीटिंग ने महाराष्ट्र की राजनीति में नए समीकरण बना दिए हैं। इसी बीच चर्चा राज्य में महायुति सरकार के मंत्री उदय सामंत के बयान की भी हो रही है। दरअसल उन्होंने कहा कि हम सभी सांसदों और विधायकों का स्वागत करेंगे, क्योंकि उनको पता चल गया है कि उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का जो नेतृत्व है वो आगे जाकर उनको ताकत दे सकता है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो बीजेपी राज्य में शिवसेना यूबीटी को तोड़ने की कोशिश में एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, जिसे लेकर सियासी पारा हाई है। महाराष्ट्र की सियासत में बवाल मचा हुआ है तो विवादों में एनसीईआरटी आ गई है। दरअसल कक्षा 9वीं की राजनीतिक विज्ञान की नई किताब में 1975 के आपातकाल, चुनाव आयोग, एसआईआर, महिला आरक्षण और मनुस्मृति जैसे विषयों को विस्तार से शामिल किया गया है, जिसे लेकर विपक्षी दलों का कहना है कि इस कदम से एक खास एजेंडे को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो इस बदलाव पर इतना क्यों मचा है बवाल, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। एनसीईआरटी की नई किताब सामने आते ही सियासत गर्मा गई है। कक्षा 9वीं की राजनीतिक विज्ञान की संशोधित किताब में सबसे बड़ा बदलाव 1975 के आपातकाल को लेकर किया गया है। किताब में एक नया अध्याय जोड़ा गया है, जिसमें बताया गया है कि किस तरह तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सिफारिश पर देश में आपातकाल लागू हुआ, मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया, प्रेस पर सेंसरशिप लगाई गई और विपक्षी नेताओं को जेल भेजा गया। इसी किताब में चुनाव आयोग, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर, महिला आरक्षण और मनुस्मृति जैसे विषयों का भी उल्लेख किया गया है। लेकिन दूसरी तरफ संविधान की प्रस्तावना और धर्मनिरपेक्षता से जुड़े कुछ पुराने संदर्भ हटाए जाने की खबर ने एक नए विवाद को जन्म दे दिया। विपक्ष का आरोप है कि सरकार इतिहास को अपनी सुविधा के हिसाब से पेश कर रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने तो ये तक कह दिया कि वे इसके पक्ष में बिल्कुल नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि राजनीतिक विचारधारा या राजनीतिक निर्णयों के मुताबिक पाठ्यक्रम को बदलने का ये काम, मैं हकीकत में इसके पक्ष में नहीं हूँ। I am not really in favor of that. I think the syllabus should be balanced despite whatever the ideological leanings of the government and all that. दरअसल विपक्ष का आरोप है कि इतिहास के कुछ हिस्सों को ज्यादा उभारा जा रहा है, जबकि कुछ अहम संवैधानिक मूल्यों को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। अगर स्कूली किताबें भी राजनीतिक बहस का हिस्सा बन जाएंगी तो आने वाली पीढ़ी तक एक तरफा सोच पहुंचेगी। फिलहाल ये मामला लगातार गर्माता जा रहा है। एनसीईआरटी किताबों में बदलाव को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं, तो सवाल उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर भी उठ रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पंचायत चुनाव टालने और ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने के फैसले पर योगी सरकार को कड़ी फटकार लगाई है, जिस पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी बीजेपी पर करारा तंज कसा है। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की पंचायतों का कार्यकाल 26 मई को खत्म हो चुका है, लेकिन सरकार ने चुनाव कराने की जगह 25 मई को आदेश जारी कर मौजूदा ग्राम प्रधानों को ही प्रशासक नियुक्त कर दिया। इसी फैसले को इलाहाबाद हाई कोर्ट में अरविंद राठौर की तरफ से चुनौती दी गई, जिस पर 26 जून को सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने सरकार के रुख पर कड़ी नाराजगी जताई और कहा कि ग्राम प्रधानों को प्रशासक के रूप में बने रहने की इजाजत नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने दो टूक कहा कि पंचायत चुनाव टालना असंवैधानिक है और प्रशासकों की नियुक्ति डिवीजन बेंच के पहले आदेश का उल्लंघन है, जो अदालत की अवमानना की श्रेणी में आ सकता है। इतना ही नहीं, हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा कि अगर ओबीसी आरक्षण को लेकर कोई आयोग बनाया गया है तो उसकी पूरी जानकारी और रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश की जाए। साथ ही ये भी स्पष्ट किया जाए कि पंचायत चुनाव आखिर कब तक कराए जाएंगे। कोर्ट से सरकार को लगी इस फटकार के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी बीजेपी पर तंज कसते हुए एक्स पर पोस्ट किया, भाजपा बनने चली थी सयानी, निपट गई उसकी ही कहानी, भाजपा किसी घाट की नहीं रही। बताते हैं इस मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई को दोपहर 2 बजे से होगी, जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। योगी सरकार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से फटकार लगी है तो सुप्रीम कोर्ट में भी तमाम राज्य कटघरे में नजर आ रहे हैं। देश में हर साल सड़क हादसों में करीब 1,77,000 लोगों की जान जा रही है, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को कई अहम निर्देश दिए थे। लेकिन हकीकत यह है कि आज भी देश के ज्यादातर राज्यों में काम अधूरा है, जिसे लेकर कोर्ट में एक रिपोर्ट पेश की गई है। क्या कुछ है इस रिपोर्ट में, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट।
सड़क हादसे के बाद का पहला 1 घंटा यानी गोल्डन ओवर। डॉक्टरों के मुताबिक अगर इस दौरान घायल को सही इलाज मिल जाए तो उसकी जान बचने की संभावना काफी बढ़ जाती है, लेकिन देश में यही सबसे बड़ी कमी बनी हुई है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य को एक समान 112 इमरजेंसी नंबर, जीपीएस वाली एम्बुलेंस, ट्रॉमा रजिस्ट्री, गुड सैमरिटन कानून और रेस्क्यू प्रोटोकॉल जैसी जरूरी व्यवस्थाएं लागू करने का आदेश दिया था, लेकिन रिपोर्ट बताती है कि ज्यादातर राज्यों ने अभी तक इन निर्देशों को पूरी तरह लागू नहीं किया। देश में सड़क हादसों से होने वाली हर 3 में से 2 जानें सिर्फ 8 राज्यों में होती हैं। इनमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश शामिल है, लेकिन इन राज्यों में भी कई जरूरी सुविधाएं अब तक अधूरी हैं। हैरानी की बात तो ये है कि कई राज्यों में आज भी सभी इमरजेंसी सेवाएं 112 नंबर से ही नहीं जुड़ी हैं। कई जगह एम्बुलेंस की रियल टाइम ट्रैकिंग नहीं होती, तो कहीं ट्रॉमा रजिस्ट्री ही मौजूद नहीं है, यानी हादसे के बाद मरीज को कब उठाया गया, कब अस्पताल पहुंचाया और इलाज में कितना समय लगा, इसका पूरा रिकॉर्ड तक नहीं रखा जाता। सुप्रीम कोर्ट पहले ही साफ कर चुका है कि सड़क हादसे में घायल की मदद करने वाले व्यक्ति से पुलिस या अस्पताल बेवजह पूछताछ नहीं कर सकते। इतना ही नहीं, घायल को समय पर अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को 25,000 रुपए तक का इनाम देने का भी प्रावधान है, लेकिन इसके बावजूद कई राज्यों में मदद करने वालों के लिए शिकायत निवारण व्यवस्था तक नहीं बनाई गई है। नीति आयोग और एम्स की रिपोर्ट भी बताती है कि सड़क हादसों में करीब 30% जानें सिर्फ इलाज मिलने में देरी की वजह से जाती हैं, यानी कानून भी है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी है, लेकिन अगर जमीन पर व्यवस्था ही अधूरी रहे तो हादसे के बाद की लड़ाई में कई जिंदगियां समय से पहले हार जाती हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या राज्य सरकारें ट्रॉमा केयर सिस्टम को मजबूत बनाकर सड़क हादसों में जान गंवाने वालों की संख्या कम कर पाएगी या नहीं। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। केंद्र सरकार ने एक नया शगुफा छोड़ दिया है और कहा है कि नागरिकता के तौर पर, सबूत के तौर पर अब पासपोर्ट को नहीं दिखाया जा सकता है, यानी कि पासपोर्ट को भी उसकी औकात बता दी गई है। इससे पहले राशन कार्ड को, वोटर आई कार्ड को, आधार को, ड्राइविंग लाइसेंस, सभी को कहा जाता था कि ये सारे के सारे आपकी नागरिकता के सबूत हैं। पासपोर्ट जिसमें काफ़ी अहम रोल रखता था, क्योंकि वो विदेशी नागरिकों के काम में भी आता है, ये बताने के लिए कि वो दरअसल में भारतीय हैं, भारतीय नागरिक हैं, इसलिए पासपोर्ट को अपने साथ में रखते हैं। लेकिन उसको भी अब ठिकाने लगा दिया गया है। वैसे भी आज की सरकार के टाइम में किसी की भी जो हैसियत है उसको, उसकी हैसियत बिल्कुल नीचे डाउन कर दी गई है। किसी को भी उसकी अपनी हैसियत के हिसाब से, रुतबे के हिसाब से उसकी जगह नहीं मिल रही है। तो इस बार पासपोर्ट की बारी थी। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।